हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 7th ज्योग्राफी क्लास 7th का ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंट का है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन से क्या लाभ है यानी प्रॉफिट क्या होता है और हार्म क्या होता है यानी लॉस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये लास्ट क्लास है ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट का। उसके बाद हम लोग जो आगे सब्जेक्ट पढ़ना होगा देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इस इन्वायरमेंट का ह्यूमन बींग से क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल में अगर हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की, तो ह्यूमन क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने का प्रयास करता है, यानी अपने अंदर ढालने का प्रयास करता है। फॉर एग्जांपल में अगर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं है तो वो चीज़ को क्या करता है, हटा देता है। अगर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन है तो उस चीज़ को वो बढ़ावा देता है, यानी अप कंडीशन में ले जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है किस चीज़ की, जैसे मान लो कि कोई पेड़ लगा है और इस पेड़ से ह्यूमन बींग्स ने यहाँ पर हाउस बनाया, अपने घर बनाए। ठीक, अब इस हाउस के अकॉर्डिंग ये पेड़ इनके कंडीशन के लायक नहीं है, तब इस पेड़ को वो क्या करेगा, कट डाउन कर देगा यानी हटा देगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि यह पेड़ मेरे लिए प्रॉफिट दे रहा है, बहुत सारे इसको हमको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल में ऑक्सीजन मिल जा रहा है अच्छे से, फॉर एग्जांपल में इससे लकड़ियाँ भी मिल जा रही है, फॉर एग्जांपल में अच्छे से हमको फल मिल जा रहे हैं, तो वो इसको क्या करेगा और बढ़ावा देगा। हो सकता है एक और पेड़ लगा दे। इसका मतलब अपने अकॉर्डिंग ह्यूमन क्या करता है, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, इसको मॉडिफाई बोलेंगे। आगे आते हैं। ठीक है, बुक पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं उसमें समझ में हैं। दिया ह्यूमन बींग्स एंड इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बींग्स अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। अर्ली ह्यूमन्स क्या करते थे, अपने अकॉर्डिंग नेचुरल को, सराउंडिंग को, इसके आसपास के, चूँकि नेचुरल में रहते थे इसलिए अपने आसपास के क्षेत्रों को क्या करते थे, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ, ये सिंपल लाइफ गुजारते थे एंड फुलफिल्ड, ठीक, रिक्वायरमेंट देम फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। इसका मतलब क्या है, दे विथ टाइम टू नीड्स ग्रो एंड बिकेम मोर वेरीड। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे वो नेचर को अपनी तरफ अपने अकॉर्डिंग फुलफिल करते गए, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते गए अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे उनके रिक्वायरमेंट थी यानी ज़रूरत थी, विथ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम टाइम के साथ साथ नीड्स ग्रो, वो आगे बढ़ते चले गए अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग एंड बिकेम मोर वेरीड, और अलग अलग चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिया, यानी ये पूरी तरह से डिफरेंट होता गया। फॉर एग्जांपल में अगर हम बात करेंगे एकदम ओल्ड स्टोन एज, यानी पूरा पसार का, हिस्ट्री पढ़े होंगे 6 क्लास में, ओल्ड स्टोन एज की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पूरी तरह से ओल्ड स्टोन एज जो ह्यूमन था वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था नेचुरल पर। जैसे उसको मन करता था वैसे रहता था, जैसे उसको यूज़ करना होता था किसी चीज़ को, विदाउट कपड़े, विदाउट फूड, कोई भी चीज़ मिलता था उसको वो क्या कर लेता था, अपने शरीर के अंदर रख लेता था, यानी डाल लेता था, खा लेता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मिडिल स्टोन एज आया, उस मिडिल स्टोन एज में इनकी चेंजिंग हुई, और उस चेंजिंग में हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ों को उनके अंदर डेवलपमेंट आया, यानी धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। न्यू स्टोन आते आते तो उन्होंने बहुत सारी खोज कर लिए, डिस्कवर कर लिए। फॉर एग्जांपल में फायर का खोज कर लिया, उस फायर का खोज करके उन्होंने बता दिया कि शायद अब वो ज़िंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव को लाने वाले, यानी चेंजिंग को लाने वाले हैं। और इस फायर चेंजिंग से उनको बहुत सारी चीज़ें भी मिल गई। अब वो एनिमल्स से सुरक्षा के लिए वो क्या करते थे, फायर का यूज़ करते थे। किसी कच्चे मांस को पकाने के लिए किसका यूज़ करते थे, फायर का यूज़ करते थे। यानी ये डेवलप हो गया, वो इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग अब ढालने लगे, लकड़ियों को जलाने लगे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग उसको डेवलप करने लगे। आगे दिया है, मैन हैज़ लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। जैसे उनको पता चला है कि शायद क्रॉप्स यानी जो फसल है वो ग्रो कर सकते हैं, तो जैसे तो वो पूरी तरह से अब पूरी तरह से नेचुरल पर डिपेंड नहीं थे। अब वो अपनी तरह से फसल उगाते थे, उसको रखते थे, स्टोर करते थे, और स्टोर करने के बाद उसको यूज़ करते थे यानी फिट करते थे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। जैसे ही चक्के की खोज हुई तो वो सामान जो बहुत पहाड़ों से दूर दूर तक खींच कर लाया करते थे, वो काफ़ी लोग उसको साथ लेकर आया करते थे। अब वो एक ही आदमी उस व्हील के सहारे वो पूरी तरह से क्या करता था, लेकर आता था। जैसे जैसे फूड का बढ़ावा मिला, बहुत सारे चेंजिंग इमर्ज हुए,
ट्रेड स्टार्टेड, कॉमर्स डेवलपमेंट, धीरे धीरे ह्यूमन का अब आज के मॉडर्न एज में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से पूरी तरह से क्या हो गया है, चेंज हो गया है। यानी मैन इसको अकॉर्डिंग अपने अंदर ढाल रहा है। अगर हम किसी को फैक्ट्री को बसा रहे हैं, इसका मतलब मॉडर्न एज में हम किसी फैक्ट्री को बसा रहे हैं तो इसका मतलब हम इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, हार्मफुल पहुंचाएंगे। एक बड़ी सी लार्ज फैक्ट्री अगर हमको बैठानी है, बड़ी लार्ज फैक्ट्री, इसका मतलब हमें एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए। हो सकता है वो एरिया क्या हो, अंडर डेवलप भी हो, डेवलप भी हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि जैसे ही हम उस फैक्ट्री को बसाने जाएं तो हमारे लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना तय है। लेकिन हो सकता है कि हम इसको कब भी कर सकें। फॉर एग्जांपल में हम कम से कम एरिया में उस मशीन को बैठाने का प्रयास करें और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। आगे दिया है, आगे दिया है हाँ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एवं लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया भारत में, पूरे दुनिया में मशीनों का आविष्कार होना शुरू हुआ। ठीक है, बहुत सारी मशीनें बनने स्टार्ट हुई। ठीक है, पहले लोग ट्रैक्टर्स, बैलगाड़ी से खेती करते थे, खेतों को प्लगिंग करते थे। लेकिन आज के इन में बहुत सारे ये मशीनों का, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ होता है, सीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है। ये धीरे धीरे बढ़ने लगे। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। पहले बैलगाड़ी से लोग कई दिन लग जाते थे बहुत सारे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, लेकिन आज हम किसी चंद मिनट में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, यानी चंद घंटों में, फ्यू आवर्स में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर। पहले मोबाइल का सिस्टम नहीं था, टेलीफोन का सिस्टम नहीं था, फ़ोन नहीं थे, तो लोग एक दूसरे को पेड़ों की छाल की पत्तियों पर लिखकर मैसेज को ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन आज के धीरे धीरे खता है, उसके बाद से लेटर के बाद से धीरे धीरे मोबाइल का कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो धीरे धीरे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग ह्यूमन क्या करने लगा, उसको बढ़ावा देने लगा। इसको बोलते हैं मॉडिफाई करने लगा। ठीक है, आगे दिया है द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज़ है डिस्टर्ब द नेचुरल। और इसी वजह से शायद हो सकता है, शायद क्या पूरी तरह से कम्प्लीटली हो सकता है कि ह्यूमन ने पूरी तरह से नेचुरल बैलेंस को क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया है। फॉर एग्जांपल में हमने पढ़ा था इकोसिस्टम। ज़रा इस टर्म को समझते हैं कि इकोसिस्टम है क्या। कि अगर कोई ह्यूमन है, अगर कोई एनिमल है, जैसे ये लायन है, ठीक है, लायन किसको खाएगा, डियर को। ठीक, डियर क्या खाएगी वो, ग्रास। ठीक, और ग्रास को जब ये लायन सड़ेगा तो ये ग्रास यानी जी, ठीक ठीक, ये लायन सड़ेगा तो इससे डिकेड होगा, यानी डिकेड होगा। सड़ेगा तो ये खाद के रूप में, यानी फर्टिलाइज़र के रूप में घास क्या हो जाएगा, फिर से डेवलप होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर हम इसमें से कोई भी चीज़ हटा दें, फॉर एग्जांपल में डियर हटा देते हैं, तो हो सकता है कि लाइन की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, यानी इनकी संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल में ऐसे और हो सकता है कि ये भी हो कि अगर हम डियर हटा दें तो ह्यूमन बींग क्या हो जाएंगे, उनको लाइन खाने के लिए जाएंगे, यानी पूरी तरह से नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाएगा। ग्रॉस हटा देते हैं, ग्रॉस हटाएंगे तो इसका मतलब कि डियर को परेशानी होगी, और जब डियर नहीं रहेंगे तो लायन को परेशानी होगी। इसका मतलब कि नेचुरल पूरी तरह से बंधा हुआ है इकोसिस्टम में, एक जाल में, ताकि ये सारी चीज़ें एक बायोडाइवर्सिटी बने, यानी जैव विविधता बने। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जानवर हैं जो पूरी तरह से फैले हुए हैं अर्थ पर। ठीक है, आगे दिया है दूसरे, इसमें हम बात करेंगे कि कैसे लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव लेड टू पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या कर रहा है, पॉल्यूशन डेवलप कर रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ लीड अवेलेबल फॉर अदर एंड प्लांट्स विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर सम स्पेसीज टू सर्वाइव। हो सकता है कि बहुत सारे स्पेसीज हो, आपने स्पैरो का नाम सुना होगा। स्पैरो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी हो सकता है कि जो सारे टेक्नोलॉजी बन रही है, कहा जाता है कि जो स्पैरो वो टावर की, जो मोबाइल टावर्स होते हैं उसकी रेज से, जो रडार से रेज निकलती है, उसकी वजह से स्पैरो ने अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाई। ठीक है, वल्चर का नाम सुना होगा, ये भी धीरे धीरे क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, यानी ख़त्म हो गया। ठीक है, स्पैरो भी धीरे धीरे क्या हो गई,
ख़त्म हो गई। इसका मतलब कि उन्होंने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है, तो जो चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स ह्यूमन एक्सप्लॉइटेड देयर सराउंडिंग फॉर रिसोर्सेज, यानी जितने भी जैसे सारी चीज़ें हैं ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग यूज़ करने के लिए धीरे धीरे सब चीज़ को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द पॉल्यूशन। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ को हम ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो इसका मतलब कि उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम कोई भी चीज़ का नुकसान कर देंगे। ठीक है, कागज़ है, पेपर, ज़्यादा यूज़ बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, पेड़ कटेंगे। पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, नेचर को हार्म होगा, नुकसान होगा। Pollution is the addition of substance to the environment that may be harmful to living organisms. Pollution growth and increase in the standard. ठीक है, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट में ऐसी सारी गंदी चीज़ें आ जाना जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को क्या हो, नुकसान हो, हार्म हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वो पॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोई इन्वायरमेंट है हमारे आसपास गंदी ऐसी चीज़ आ रही जो हवा को, उसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह से डैमेज कर रही है, इसका मतलब हो जाएगा वो क्या है, पॉल्यूशन है। ठीक है, और इस पॉल्यूशन में लिविंग थिंग का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिससे बोलते हैं कि वो चीज़ पूरी तरह से डेवलप, यानी वो चीज़ पूरी तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगल का काटना। फॉरेस्टेशन का मतलब जंगल लगाना, पेड़ों को लगाना। डिफॉरेस्टेशन मतलब उस लगाए हुए पेड़ को काट देना। ठीक है, मैंने कटिंग डाउन द ट्रीज, यानी कटिंग डाउन द ट्री 1000 ईयर, बहुत सालों से कर रहा है, बहुत हज़ारों सालों से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आगे समझते हैं डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान होगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये इसका यूज़ क्या है। इट हैज़ सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, क्या दिया है, फॉरेस्ट हैबिटेट आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इससे क्या होता है, फॉरेस्ट हैबिटेट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी पूरी तरह से नुकसान हो जाएगा अगर हम कटिंग डाउन ट्रीज करेंगे। सॉइल इरोजन इंक्रीज, सॉइल इरोजन कैसे होगा, सॉइल इरोजन देखते हैं इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल में कोई पेड़ लगाए हम, ठीक है, आजकल बहुत बाढ़ आ रहा है। ठीक, ये पेड़ की जो रूट्स होती है ना, ये जो रूट्स होते हैं ये सॉइल को पूरी तरह से अपने अंदर बांधे रहते हैं। ठीक है, अब ये सॉइल को पूरी तरह से बांधे हुए हैं ना, तो जब ये सॉइल को पूरी तरह से बांधे हुए हैं तो जब बाढ़ का पानी यहाँ पर आता है ना, या कोई भी पानी आता है या कोई भी हवा आती है, ठीक है, तो इस मिट्टी को तो हटा नहीं सकती, भले उसके आसपास की मिट्टी को हटा देगी। तो इस तरह से सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। अगर पास में कोई और पेड़ लगा दिए तो यहाँ भी थोड़े से कम होगा पॉल्यूशन, इरोजन। इस तरह से हम ट्रीज़ को लगाएंगे तो इसका मतलब कि मिट्टी की जो पेड़ की जो जड़ें हैं, वो रूट्स हैं, वो पूरी तरह से मिट्टी को क्या करे रहते हैं, बांधे रहती हैं। ठीक है, आगे दिया है सॉइल एरोजन इंक्रीज विच कॉज बैरन लैंड फ्लडिंग एंड लैंड स्लाइड। सॉइल एरोजन से जैसे ही बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो जाए कि वो लैंड पूरी तरह से बैरन यानी बंजर हो जाएगा। ठीक है, एंड फ्लडिंग एंड लैंड स्लाइड, फ्लडिंग भी होगी और लैंड स्लाइड। लैंड स्लाइड का मतलब होता है कि जैसे कोई माउंटेन है, ठीक है, यह माउंटेन है, माउंटेन पर बारिश या कोई चीज़ होने से, ज़्यादा नुकसान होने से, पानी बहने से इसका एक पार्ट यानी ऊपर का पार्ट डैमेज होकर नीचे गिरता है ना पहाड़ों पर, इसको बोलते हैं कि वो क्या है, लैंड स्लाइड। यानी पहाड़ का या चट्टान का, रॉक्स का ऊपरी हिस्सा जब टूट कर ज़मीन पर गिरता है तो उसे बोलते हैं लैंड स्लाइड। आगे बात करेंगे हम लोग, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंक्रीज, एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि जैसे ही पेड़ कटेंगे ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी, और कम होगी तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। आगे दिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे जीव जानवर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव रहते हैं जंगल में, बहुत सारे ऐसे स्पेसीज़ रहते हैं जिनको हमको पहचान भी, कुछ को जानते भी कुछ को नहीं जानते। वो अपने अंदर अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो इस डाइवर्सिटी को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब एक पूरे जगह पे, स्पेशल जगह पर बहुत सारे ऐसे जीवों का यानी ऑर्गेनिज्म का एक साथ रहना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, आज तक इकोसिस्टम हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अर्थ सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अर्थ बायोस्फीयर सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी है, बाकी अदर किसी प्लेनेट पे ऐसी बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाती। ठीक है,
आगे हम लोग बस इतना ही आज के लिए। ओके, थैंक यू मिस्टर, हैव ए नाइस डे।